नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट। आज मैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की बात करूंगा जिनकी सादगी की मिसालें दी जाती है। 3 बार विधायक थे और न जाने कितनी बार मंत्री थे, लेकिन बहुत ही सिंपल रहते हैं। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी जी से। त्यागी जी, युग करवट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी भट्टाचार्य जी। आपसे मैं बात करूंगा बीजेपी की और शिक्षा को लेकर। जी। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को 3 राज्यों में जीत मिली है, लेकिन जीत के बाद बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। क्या देख रहे हैं बीजेपी में? क्या ये जनरेशनल चेंज की ओर बीजेपी बढ़ रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक तरह से परिवर्तन है, नई पीढ़ी का सत्ता के जिम्मेदारी का दायित्व देने का, और वो जो पुराने लोग हैं उनको और दूसरी व्यवस्थाओं में लगाने का ये पार्टी में व्यवस्था परिवर्तन है। तो इसको 2024 के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है क्योंकि परिवर्तन वैसे भी प्रकृति का नियम है, और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा रही है उसमें नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे नए लोगों को अवसर मिलेंगे, और ताकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तेजी के साथ परिवर्तन होना चाहिए, जिस तरह से नौजवानों को आगे मौके मिलने चाहिए, शायद उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है। क्या अगर हमें विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष में क्या आपको कुछ विपक्ष की ओर से कोई चुनौती दिख रही है लोकसभा चुनाव 2024 में? मुझे नहीं लगता कोई चुनौती हो, क्योंकि एक तो उनके पास कोई विपक्ष के पास एक चेहरा नहीं है, और सब अपने अलग अलग अपने हित हैं और अपने अपनी योजनाएं हैं और अपने अपने प्रदेश हैं, और वैसे भी कोई कॉमन ऐसा विपक्ष नहीं कि जो सब पूरे देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। सब एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई चुनौती देने की स्थिति में है। बात करता हूँ आपके राजनीतिक जीवन। आप 3 बार विधायक थे गाजियाबाद के और कई बार मंत्री थे। आप शिक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। आपने एक सादगी की एक लाइन खींची जो आज तक आपने उसको बरकरार रखा। आपके समय में भाजपा और आज के समय की भाजपा में क्या फर्क देख रहे हैं? बात यह है कि अब जो वर्तमान में भाजपा है वो समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए। चुनाव में जिस तरह से माने वोट प्राप्त होनी चाहिए, जो वोट प्राप्त करने का फॉर्मूला है, भारतीय जनता पार्टी उस सारे फॉर्मूले पर काम करती है। पहले की जो राजनीति थी वो और तरह की राजनीति थी। वो राजनीति जो देश की आज़ादी के साथ शुरू हुई उसमें सादगी भी थी, उसमें सरलता भी थी, और उसमें विचारों की प्रतिबद्धता भी थी। लोग अपने विचार के साथ अडिग रहते थे। अब शायद विचारों की प्रतिबद्धता घटी है, और अब जैसे भी हो आप अपनी नीतियों को अपने लागू करना चाहते हैं, अपने हिसाब से देश बनाना चाहते हैं, प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो आपको सत्ता प्राप्त करना ही होगा। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसलिए सत्ता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है। आज की राजनीति में धन बल का क्या प्रभाव देख रहे हैं? हमने देखा कि जो इसके पास धन है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो आज राजनीति में काफ़ी आगे निकल जा रहा है, और जो सिद्धांतों की राजनीति में विश्वास करते हैं वो काफ़ी पीछे रह गए। नहीं, बात यह है कि धन का प्रभाव तो सदैव रहा है, लेकिन समय समय पर कभी बहुत बाहुलता धन की हो जाती है, कभी कम धन से भी काम चल जाता है।
लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो खर्चे की राजनीति हो गई है। पहले लोग अपने से दरी बिछाते थे, मंच लगाते थे, अनाउंसमेंट करते थे, तंबू लगाते थे। आज वो सारी चीज़ें ठेके पर हो रही हैं, तो इसलिए धन की आवश्यकता स्वयं हो गई। आज परिश्रम की जरूरत नहीं है, आज धन की आवश्यकता, वो सारे काम धन से हो रहे हैं, इसलिए महत्व बढ़ रहा है धन का। जिसके पास धन है वो ज़्यादा कुछ आगे बढ़ जाता है, और जिसके पास धन का अभाव है वो शायद पीछे रह जाता है। तो आज आप जैसे सादगी भरे नेताओं को राजनीति में कितना कठिन चुनौती दी गई? अब हम तो राजनीति से एक तरह से किनारे पर हैं, हम तो सक्रिय उस तरह से नहीं हैं, लेकिन जो सादगी, सरलता और सिद्धांत में जो आनंद है वो आनंद दूसरी जगह नहीं है। और व्यक्ति जीवन में आनंद के लिए सब काम करता है। अब वो आनंद मिला या नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन राजनीति जो सिद्धांत की बात थी वो अभी आज भी अपनी जगह कायम है। जिन्होंने सिद्धांत की राजनीति की है उन्होंने देश और समाज को ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, कुछ ज़्यादा दिया। जी हाँ, जिन्होंने सिद्धांत की राजनीति की है उन्होंने देश और समाज को ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। बालेश्वर त्यागी जी की एक खासियत है कि वो बहुत साफगोई तरीके से अपनी बात रखते हैं। गाजियाबाद की राजनीति पे अब उनसे बात करेंगे। सर, गाजियाबाद में इन दिनों काफ़ी तरह से बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। एक सांसद का पक्ष है और एक दूसरे संगठन का। क्या इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये आने वाले दिनों में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज स्थिति है, तो छोटा मोटा विचारों का मतभेद तो राजनीति में सदैव रहता है। हमारे समय भी जब हम बहुत सक्रिय थे, पदों पर थे, तब भी विरोध छोटा मोटा होता ही था, लेकिन लोग अल्टीमेटली विचार के साथ जुड़ते थे। दूसरी बात यह है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कार्यकर्ता के प्रोसेस से जो राजनीति में आगे आते हैं, तो उनको समय समय पर यह लगता है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है। तो वो अगर कभी विरोध भी हुआ तो फिर उन्होंने उस विरोध को खत्म करके और फिर जुड़ने की प्रक्रिया की। अब उस तरह की राजनीति नहीं रही। मुझे लगता है कि अगर हमारे माननीय सांसद जी कार्यकर्ता की प्रोसेस से आए होते तो कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, तो शायद वो कुछ बेहतर कर पाते, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा जोड़ पाते। इसीलिए राजनीति में हमें जो लगता दिखता है वो इसलिए दिखता है, जो इस प्रोसेस से आए हैं वो नाराज भी होंगे तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। दूसरी बात ये है, जो आपने नुकसान का पूछा, अब तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर वो उठे, तो इसलिए बहुत ज्यादा बाकी चीजों का महत्व ही घट जा रहा है। जिसको टिकट मिल जा रहा है वही वोट पा ले जा रहा है, वही चुनाव जीत जा रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि बाहरी और गाजियाबाद के होने की बात होती है। ये कहा जाता है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो आप टिकट लेके आ जाते हैं, यहाँ से सांसद बन जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, बात यह है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व तो सबको मिलना ही चाहिए ना। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की बड़ी सार्वजनिक मंचों से भी घोषणा करते हैं, और किया भी है उन्होंने, कि हमने आदिवासी को देश के राष्ट्रपति बनाकर और आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़कर क्या एक बिल्कुल सम्मानजनक स्थिति में खड़ा किया है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र की अपेक्षा ये तो होती है कि हमारे बीच का आदमी जनप्रतिनिधि बने, हमारी समस्याओं को समझे, हमारे जो लोकल इश्यूज हैं उन्हें समझे, हमारी लोकल संस्कृति को समझे, हमारे रोज के जो जीवन पद्धति है उसके अनुरूप काम करने की व्यवस्था करें। तो लोकल का महत्व तो है। तो इन 10 सालों में हमारे सांसद के जो परफॉर्मेंस रहा,
या गाजियाबाद के प्रति, विकास के प्रति उनका जो समर्पण या जो भी उन्होंने दावा करते हैं, उसको उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, बात यह है कि जो विकास हुआ है वो आप देखो जरा सा, सारे देश में विकास की आंधी चल रही है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एयरवेज बन रहे हैं, ट्रेनों बन रही हैं, ये कौन सी ये एक्सप्रेस वे नहीं, ट्रेन आ गई है, ये रैपिड रेल आ गई है, अब दिल्ली मेरठ हाईवे बन गया। तो ये चारों तरफ विकास की आंधी चली रही है। तो अब अगर जब हो रहा है तो विकास उसका है, उसमें उनको श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। अगर पार्टी उनको लड़ाएगी तो उसका श्रेय भी उनको मिलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पिछले 10 सालों में गाजियाबाद में ऐसा कोई सड़क या फ्लाईओवर या ऐसा कुछ सांसद के पहल पे वो नहीं, आज तक जो है डंपिंग ग्राउंड की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए। क्या कहेंगे? अस्पताल, साहिबाबाद ट्रांसेंडेंट क्षेत्र में अस्पताल नहीं बना, डिग्री कॉलेज की मांग हो रही थी काफ़ी समय से, वो भी नहीं हो पाया। देखो जी, बात यह है कि ये विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। गाजियाबाद की आबादी जिस तेजी के साथ बढ़ी है तो उसके अनुरूप बहुत सारी चीज़ों की मांगों की अपेक्षा रहती है और जनप्रतिनिधियों को उनको पूरा करने का प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन कोई ऐसा वो नहीं कह सकते कि आप ये कोई बिंदु है कि इस बिंदु पर आके विकास की आवश्यकता बंद हो जाएगी। तो और जितना बेहतर कर सकें जनप्रतिनिधियों को उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए, ताकि लोगों में ये लगे कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो मुझे लगता है कि खुद गाजियाबाद जैसा शहर है, यहाँ महानगर है और दिल्ली के नज़दीक है, यूपी का दरवाज़ा है। तो अगर यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ कोई IIM हो, कोई ट्रिपल IT हो, कैसे ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान यहाँ हो तो यहाँ की भी गरिमा बढ़ेगी। इसमें क्या बुराई है? ऐसे प्रयासों को करना ही चाहिए। हमारे माननीय सांसद जी करें, माननीय हमारे विधायक गण करें, प्रयास करना ही चाहिए। तो दायित्व है सब जनप्रतिनिधियों का। एक सवाल ये भी उठता है कि भाजपा में इस समय कार्यकर्ताओं की फौज है, दूसरे दलों से आके कार्यकर्ता भाजपा में आ जाते हैं और मलाईदार पद संगठन में भी ले जाते हैं, सरकार में भी विधायक के टिकट ले जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जबकि आप जैसे पुराने साथी कई वर्षों तक अपनी मेहनत की, अपने पसीने वो किए। बात यह है कि ये भी एक ऐसा सवाल है कि जब हम परिश्रम करते थे, हम माने कार्यकर्ता सब लोग करते थे, परिश्रम करते थे, तो हम सत्ता में नहीं थे। अब कम परिश्रम से सत्ता में आ जा रहे हैं, तो सत्ता में आने में कुछ उनका भी तो योगदान है ना। जो नए आ रहे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ सत्ता में योगदान है। तो सत्ता है तो सत्ता का जो कुछ ना कुछ लाभ और आकर्षण जो है उसका लाभ उन्हें मिलेगा ही। क्या ये तो ईर्ष्या है कि हम ये कहें कि नए क्यों आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है ये नयों के ही भाग्य से सारी चीज़ें ठीक हो जा रही हैं। हम तो किस तरह से उस समय ज़माने में देखते थे, पुराने में 91 से पहले बहुत लंबा समय देखा, तो सत्ता के कई सपने नहीं दिखते थे दूर दूर तक भी। कभी हम हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे राष्ट्रपति बनेंगे, कभी ऐसी कल्पना ही नहीं होती थी। तो जब वो विस्तार होता है, जब संगठन कार्यकर्ता से जनाधार बढ़ता है तो जन समर्थन बढ़ता है, तो नए लोग आते ही हैं। और फिर नए हैं तो कुछ ना कुछ विकृतियां भी होती हैं। तो ये तो संगठन है और सबको ठीक करता चले, सबको ट्रेन करता चले तो ठीक चलेगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बालेश्वर त्यागी जी प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी थे और मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा की क्वालिटी के लिए बहुत सारे काम किए थे। आज हम इनसे सवाल पूछते हैं कि उस समय की शिक्षा नीति और आज की शिक्षा नीति में क्या फ़र्क है, शिक्षा प्रणाली में क्या फ़र्क है, बच्चों को क्या हम शिक्षा वही एक रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं? देखो जी, अभी नई शिक्षा नीति आई है और ये बहुत क्रांतिकारी नीति है। एक तरह से अगर ये पूरी तरह जब ये लागू हो जाएगी तो
तब इसकी उपयोगिता का एहसास होगा। लेकिन जो प्रदेश में शिक्षा की समस्या है वो नीति पर आधारित नहीं है, वो हमारी व्यवस्थाओं पर आधारित है। शिक्षा दो तरह की हो गई, एक निजी एक सरकारी। जो सरकारी है वहाँ सरकार टीचर देती है, उनके अच्छी सैलरी है, सब वेतन है, लेकिन वहाँ निगरानी नहीं है। और जो प्राइवेट है वहाँ उतनी तनख्वाह टीचर्स की नहीं है, वहाँ निगरानी है। तो सरकारी व्यवस्था पीछे जा रही है और निजी व्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो जब तक हम सरकारी व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, जब अगर उनके मन में ये कमिटमेंट जब तक ये नहीं आएगा कि हमें जो मिल रहा है, हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो हमें वेतन मिल रहा है, उसके अनुरूप हम शिक्षा देंगे तब ही व्यवस्था बदलेगी। और नहीं तो धीरे धीरे निजीकरण बढ़ता चला जाएगा और सरकारी व्यवस्था ध्वस्त होती चली जाएगी। बालेश्वर त्यागी जी यहाँ गोविंदपुरम में महर्षि विद्या पीठ करके एक स्कूल चलाते हैं, और इस स्कूल की खासियत है कि यहाँ के बच्चे हर साल पूरे प्रदेश में टॉप करते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आपके स्कूल के बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, क्या बताएंगे? देखो, बात यह है कि ये विद्यालय दूसरे विद्यालयों से अलग है, क्योंकि इसके जिन लोगों ने इसको बनाने में सहयोग किया है, मुझ समेत, उन्होंने इस भावना से काम किया कि ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ मैनेजमेंट का कोई आदमी मुझ समेत यहाँ से सिंगल पैसा लेता है, जो यहाँ फीस आती है उसी से सारा विद्यालय चलता है। तो लेकिन चूंकि एक शिक्षा में जुड़े रहने के कारण और शिक्षा के महत्व तो हमें समझ में आता है, तो ये सुपरविजन और एक लक्ष्य तय करके उसके प्रति टीचर्स को उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना और उनसे बेहतर रिजल्ट लेना, ये शायद हम कुछ और बाकी लोगों से कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो ये थे पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी, जिनका कहना है कि राजनीति में सरलता और सिद्धांतों का आज भी महत्व है जो उनके टाइम में महत्व था। कैमरामैन जितेंद्र चौधरी के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।